अब इसका तो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के कितने डेफिनेशंस हैं? तो देखो प्राइमरली इकोनॉमिक्स के 4 डेफिनेशंस हैं हमारे, दैट इज वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, स्कैर्सिटी डेफिनेशन, ग्रोथ डेफिनेशन। और ये वीवीआई टॉपिक है, ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है। और इसको डिटेल में देखा जाए। पहला टॉपिक है हमारा दैट इज वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशन क्या होता है? देखो ऑल वेल्थ डेफिनेशन बेसिकली इट वाज गिवन बाय द एडम स्मिथ, और जिन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। लेकिन आप फिर देख रहे हो कि सर यहाँ पे एक जेबी से का भी नाम है तुम्हारा, तो सर जेबी से का नाम क्यों है? उन्होंने ऐसा क्या किया? क्योंकि एडम स्मिथ का ही नाम आता है आपका हमारे वेल्थ डेफिनेशन में मैक्सिमम। तो आओ देखते हैं इसको। तो देखो एक्चुअली क्या था ना कि एडम स्मिथ ने सबसे पहले डेफिनेशन दिया था वेल्थ का अपने बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें उन्होंने प्रॉपर डिफिनेशन दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि जो जेबी से थे वो एडम स्मिथ के डिफिनेशन से, मतलब एडम स्मिथ से बहुत इंस्पायर्ड थे और वो उनके डिफिनेशन को फॉलो करते थे, ठीक है। तो उन्होंने फिर उनके इस काम को आगे बढ़ाया और उस पर भी उन्होंने कुछ और भी कंसेप्ट्स आगे दिए जो कि बेस थे इन्हीं की बुक में। इसलिए वेल्थ डिफिनेशन में जेबी से और एडम स्मिथ दोनों का नाम आता है। एडम स्मिथ डीलिंग द इकोनॉमिक्स फ्रॉम पॉलिटिकल इकोनॉमी, और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पहले इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स हुआ करता था, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक्स को पॉलिटिक्स के साथ अलग किया और उन्होंने उसको काफ़ी साइंटिफिक मैनर में एक्सप्लेन किया। अब आप बोलोगे सर पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या होता है, तो आओ इसको देखते हैं। Political economy is a way of studying economics that includes not just the economic activities but also the political and social factors that influence those activities। तो हम सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को नहीं पढ़ते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में, बट पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर जिनसे इकोनॉमिक एक्टिविटी अफेक्ट हो सकती हैं, इन सबको हम मिला के देखते थे। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था नहीं कि ऐसे ना इकोनॉमिक्स में से आप इकोनॉमिक्स चीज़ों को इंक्लूड नहीं करके आप पॉलिटिक्स इंक्लूड कर रहे हो, उसमें सोशियो पॉलिटिकल भी इंक्लूड कर रहे हो, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता था। और फिर इसमें ना लोग अपनी पॉलिटिक्स काफ़ी ज़रूरत से ज़्यादा इसमें ऐड करते थे। इसमें फिर साइंटिफिक लॉजिक या एविडेंस को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता था। इसमें लोगों का बायजनेस, आइडियोलॉजी, किसी की फिलॉसफी डिफरेंट है तो अलग तरीके से सोचेगा, ठीक है, और ये ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं था। अब अभी भी आपको समझ नहीं आया सही से, तो मैंने इसके लिए एक एग्जाम्पल इंक्लूड किया हुआ है और इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखो मान के चलो कि गवर्नमेंट ने कोई मिनिमम वेजेस पॉलिसी बनाई, ठीक है, तो अगर पॉलिटिकल इकोनॉमी से कंसेप्ट को फॉलो किया जाता तो यहाँ चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहली बात है कि कोई भी अगर चीज़ हमें इंप्लीमेंट करना होता तो हम तो उसको पॉलिटिकल नज़रिए से देखते हैं ना। तो इन अ पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच वी लुक एट द मिनिमम वेज पॉलिसी थ्रू द लेंस ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस एंड इंटरेस्ट। For example, a political party may push for a higher minimum wages to gain support from workers and labor unions। अब मान के चलो कि पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया, कोई बिल लेकर आई, ठीक है। अब वहाँ पे उनका ये इंटेंशन नहीं है कि जैसे वहाँ पे कोई उसका इंटेंशन नहीं है कि इससे बेनिफिट हो, मतलब लोगों का बेनिफिट होगा, हो सकता है उनका बेनिफिट है कि उन्हें पॉलिटिकली सपोर्ट मिल जाए। अब एक और एग्जाम्पल लो, आप कई बार देखते होगे ना कि गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों का कर्ज माफ़ कर दिया, लोगों का लोन माफ़ कर दिया। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है, लोन माफ़ किया तो बैंक का पैसा डूबा, बैंकों में पैसा किसने जमा किया, हम और आप लोगों ने पैसा जमा किया। इससे फिर क्या हुआ, बैंक ऊपर में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया, तो इससे बैंकों को घाटा हुआ। तो गवर्नमेंट ने तो कर दिया, लेकिन इससे क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। बट क्या प्रैक्टिकली ये करना चाहिए? नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई। फिर इससे क्या हुआ, सोशल इम्पैक्ट। तो दिस अप्रोच कंसिडर्स हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स आर अफेक्टेड बाय द पॉलिसी। इट एग्जामिन्स हु बेनिफिट्स एंड हु माइट बियर द कॉस्ट। अब हमने क्या किया, वर्कर्स का सपोर्ट लेने के लिए हमने क्या किया, इसमें पॉलिसी बना दिया, इसमें हमने क्या किया, हमने बिल पास करा दिया। लेकिन इससे तो क्या हुआ, जो एम्प्लॉयर्स हो गए इनको क्या हो गया, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ गया, उन्हें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ रहा है, उनका प्रॉफिट घट गया। तो उन्होंने हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दें, फिर वो फर्दर इन्वेस्टमेंट। तो ये सब प्रॉब्लम फेस होने स्टार्ट हो गए थे कब, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में। फिर पावर डायनेमिक्स। पॉलिटिकल इकोनॉमी एनालाइजेस हाउ पावरफुल इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज बिजनेस एसोसिएशंस एंड लेबर यूनियंस इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब जानते ही होंगे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन कैसे पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देके, डोनेशन देके, मतलब इनके डिसीजंस को इम्पैक्ट करते हैं, खराब अफेक्ट कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है ना। तो ये पावर डायनेमिक्स, तो ये सब चीज़ें ने क्या किया, इकोनॉमिक्स को और ज़्यादा खराब कर दिया और ज़्यादा कम्प्लेक्स कर दिया। तो इस वजह से क्या हुआ, एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स पर से पॉलिटिकल पार्ट को हटा दिया ताकि इसे हम मोर एंड मोर प्रैक्टिकल बना के हम इस पर काम कर सकें, ठीक है।
अब अगेन यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि हम जेबी से, इनका फुल नाम जीन बैप्टिस्ट से एंड एडम स्मिथ, ठीक है, एंड एडम स्मिथ टुगेदर, हम लोग अभी मैंने बताया कि हम दोनों का नाम एक साथ क्यों लेते हैं, क्योंकि दोनों क्लासिकल इकोनॉमिक्स के ना फाउंडेशनल फिगर थे, मतलब दोनों ने क्लासिकल इकोनॉमिक्स, जो ये डिफिनेशन आप देख रहे हो ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन है, और इन्होंने इसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था, और इनके आइडियाज़ में जो विचारधारा थी ना, जो सोचने समझने का तरीका था, वो काफ़ी सेम था, ठीक है। तो इस वजह से इनका नाम आया। ये हालांकि एग्जाम में नहीं पूछेगा, यहाँ पे नाम चूंकि बुक में दिया हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं डिटेल में कि क्यों इन लोगों का नाम साथ में लिया जाता है, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जेबी से इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द वेल्थ। अब ध्यान से देखो, दोनों के डिफरेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। जेबीसी ने क्या कहा, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ, और इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है जो वेल्थ से डील करता है। तो एडम स्मिथ ने प्राइमरी सबसे पहले यही डिफिनेशन दिया था, उसके बाद जेबीसी ने उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया, लैंग्वेज को चेंज किया। हाउएवर बोथ केस में फोकस हमारा कहाँ जा रहा है, वेल्थ पे ही है, ठीक है। तो दोनों लोगों ने माना कि वेल्थ ही सब कुछ है, वेल्थ ही सबसे मेन फोकस हमारा होता है, ठीक है। According to the above definitions, economics explain how the wealth is produced, consumed, exchanged and distribution। तो दोनों डिफिनेशन में क्या एक बात क्लियर है, एक बात क्लियर है कि दोनों लोग फोकस कर रहे हैं वेल्थ के जनरेशन पे, कि वेल्थ को हम कैसे जनरेट करें, वेल्थ का कंजम्पशन कैसे हो, एक्सचेंज कैसे होगा, गुड्स का मतलब वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, मैन इज एन इकोनॉमिक मैन। मैन क्या है, एक इकोनॉमिक मैन है जो इकोनॉमिक वांट्स या इकोनॉमिक नीड्स पर फोकस करता है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली। इकोनॉमिक्स क्या है, जस्ट एन अबाउट स्टडी ऑफ वेल्थ, वेल्थ का क्रिएशन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज कैसे होगा। सॉरी, दिस डिफिनेशन डील्स विद द कॉजेज बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ वेल्थ, इट कंसिडर्स मटेरियल वेल्थ। ये सिर्फ मटेरियल वेल्थ के ऊपर फोकस करता है। क्लियर। तो लेकिन इस डिफिनेशन में प्रॉब्लम क्या था, इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, क्योंकि आप देख ही रहे एक बात कि यहाँ पे सारा का सारा फोकस हमारा किस पे जा रहा है, वेल्थ पे ही जा रहा है। पैसा ही सब कुछ है, जस्ट मनी मनी मनी, और मनी कैसे बनाएं, मनी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, कैसे हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। वहाँ पे मतलब इस तरीके से चीज़ें हो गई थी, लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। दिस डिफिनेशन वॉज criticized by many philosophers. According to critic, economics is a decimal science, gospel of mammon, bread and butter science, incomplete science। तो ये क्रिटिसिज्म हमें वेल्थ डिफिनेशन को देखने को मिला। ये आगे मैं काफ़ी डिटेल में समझाया हूँ एग्जाम्पल में, ठीक है। वेल्थ इज ऑफ नो यूज अनलेस इट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। वैसे वेल्थ का फायदा भी क्या है कि जिससे लोगों की वांट्स फुलफिल हो ही नहीं रही है, वांट सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है। तो इन्होंने क्या किया, मैन के ऊपर में ज़्यादा, मैन और वेलफेयर, ठीक है, के ऊपर में ज़्यादा फोकस नहीं किया। तो ये हमें प्रॉब्लम देखने को मिला। अब देखो डेसिमल साइंस क्या हो गया, मतलब गॉस्पेल ऑफ मैमन क्या हो गया यहाँ पे। तो गॉस्पेल ऑफ मैमन तुम्हारा हो गया। अब गॉस्पेल क्या था, गॉस्पेल टर्म कहाँ से आता है, गॉस्पेल टर्म तुम्हारा आता है बाइबल से, ठीक है। तो बाइबल में क्या आता है कि बाइबल की कोई डायलॉग से कोई लाइन होती है ना, तो उसको हम गॉस्पेल कहते हैं। क्लियर। अब जो डेसिमल साइंस है तुम्हारा, डेसिमल साइंस हम कहते हैं कि हम जब इकोनॉमिक्स में ना बहुत ज़्यादा सिर्फ नंबर्स और क्वांटिटेटिव डेटा के ऊपर में जब हम सारा फोकस कर देते हैं, ठीक है, मतलब उससे क्या क्या बहुत ज़्यादा चीज़ों को और कैलकुलेटिव बना दिया, जिससे चीज़ें समझ में नहीं आने लग गई। तो ये प्रॉब्लम थी एडम स्मिथ के डिफिनेशन में कि उन्होंने इकोनॉमिक्स को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, उसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज, स्टैटिस्टिक्स, ये सब चीज़ें यूज़ कर लिया गया, इसलिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म इस बात के लिए फेस करना पड़ा। अब चूंकि इतने सारे क्रिटिसिज्म थे, तो इसके बाद हमारा आया दूसरा डिफिनेशन, दैट इज वेलफेयर डिफिनेशन। वेलफेयर डिफिनेशन क्या होता है, देखो वेलफेयर डिफिनेशन को किसने दिया था, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। ही वॉज द फॉलोअर ऑफ एडम स्मिथ। ही रोड फेमस बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इन 1870। तो ये नाम और डेट आप याद करना, ये पूछा जाता है। सो इन्होंने क्या बोला, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ठीक है। एक आम जीवन में इंसान कैसे काम करता है, कैसे रहता है, इसकी स्टडी कौन करता है, इकोनॉमिक्स करता है।
It examines that part of individuals and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisite of well beइंग। इसको मैं सिंपल टर्म्स में मैंने एक्सप्रेस किया हुआ है, अगर किसी बच्चों को ये हार्ड लग रहा होगा तो आप इजी लैंग्वेज में डिफिनेशन को नीचे देख पाओगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज वन साइड स्टडी ऑफ वेल्थ। एक तो ठीक है कि इकोनॉमिक्स को चलाने के लिए वेल्थ तो चाहिए, लेकिन साथ साथ में कि लोगों का स्टडी करना या लोगों के वेलफेयर को भी हमें देखना कि इकोनॉमिक्स में जो डिसीजंस, पॉलिसी, जो कंसेप्ट आ रहे हैं उससे लोगों का वेलफेयर भी होना चाहिए। क्लियर? इन सिंपल वर्ड्स, इकोनॉमिक्स इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल लिव देयर एवरीडे लाइव्स एंड मेक चॉइसेस। कैसे क्या होता है कि जैसे हम लोग देखते हैं ना कि प्राइस बढ़ रहा है तो प्रोडक्ट के डिमांड फॉल कर जाती है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ने लग जाती है। इन्फीरियर गुड्स आ गए हैं कि प्राइस घट भी रहा है लेकिन डिमांड फिर भी फॉल कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हमने स्टडी की हैं। It is not just about money or businesses, but about what people do to get the things they need and want. अब वहाँ पे भी स्टडी करना है कि लोगों को जो चीज़ें चाहिए उसे पाने के लिए, करने के लिए लोग क्या करते हैं। This includes how they spend their money, what jobs they take, how they save for the future, and even how government make policies, जिसकी वजह से ये सभी चीज़ें गवर्नमेंट लोगों की क्या होती है, अफेक्ट होती है। गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ा दिया, टैक्स रेट कम कर दिया, गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए, अपने एक्सपेंडिचर खर्च कर दिए, मतलब कम कर दिए। आपने पढ़ा ना कि इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन भी आ जाता है, डिफ्लेशन भी आता है। तो ये सब चीज़ें लोगों की आम जीवन को अफेक्ट कर रही है। तो ये सब चीज़ें हम किस में स्टडी करते हैं? इकोनॉमिक्स में करते हैं। It looks at how we use our limited resources like time, money, and materials to make our lives better. In simple terms, economics study how people manage their daily activities and decisions to improve their well-being. तो इन्होंने ये बताया इकोनॉमिक्स को ना आम जीवन, आम आदमी के लाइफ से और क्लोज लेके गए इसे, ठीक है। तो ये हमारा आया वेलफेयर डिफिनीशन। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एक बार रिप्लाई करना यस अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गए। अभी तक के सारे कंसेप्ट्स आप लोग समझे कि नहीं समझे, एक बार चैट में रिप्लाई करो। यस यस रिप्लाई करो, फटाफट रिप्लाई करो चैट में। यस यस रिप्लाई करो चैट, बहुत देर से आपको रिप्लाई नहीं आ रहा है चैट में, तो टाइप करो यस अगर कंसेप्ट में समझ में आया। अगर कोई कंसेप्ट में डाउट है तो आप वो कंसेप्ट का नाम बताओ। Yes, sir, I have a doubt. I did not understood this concept. चलो अब आगे बढ़ा जाए। तो देखो अब यहाँ पे रिपीट हो गया हुआ है, ठीक है, ये स्लाइड रिपीट हो गया तो इसे रहने दो, आगे बढ़ा जाए। अब तो वेलफेयर डिफिनेशन से हम लोगों ने क्या देखा? वेलफेयर डिफिनेशन का हमारा मेन पॉइंट क्या था अगर इसे समराइज किया जाए तो पहला, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है तुम्हारा, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, गुड्स दो कैटेगरी की होती हैं, मटेरियल गुड्स, इमटेरियल गुड्स। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक्स इज जस्ट नॉर्मल साइंस। Alfred Marshall regarded economics as normal science means that he saw it as a systematic and organized field of study that deals with the ordinary everyday activities of people. He believed that economics should be approached scientifically using observation, analysis and theory to understand how people make decisions about resource consumption, production and distribution. तो मैंने बताया कि इकोनॉमिक्स में हमने क्या किया, चीज़ों को समझा डिटेल में। क्लियर? तो ये हमने पढ़ा कि अलग अलग तरीके के गुड्स हैं और सब क्या कहते हैं, आम मतलब जीवन में लोगों की चीज़ों को अफेक्ट करते हैं। अब टॉप प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, मैन और वेलफेयर को, और उसके बाद वेल्थ हमारा सेकेंड प्रायोरिटी पे आना चाहिए। तो ये किसने दिया, अल्फ्रेड मार्शल ने किया। मार्शल इनहेंस द स्टेटस ऑफ मैन फ्रॉम इकोनॉमिक मैन टू सोशल मैन, कि उसे इकोनॉमिक मैन की जगह पे उन्होंने क्या किया, बोला कि मैन एक सोशल मैन है। सोशल मैन है मतलब जो समाज, मतलब हर चीज़ के जो समाज में लोगों की, मतलब समाज में आप ये समझो जब भी कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती है तो उसे लोग अफेक्ट होता है। वो देखता है कि अभी क्या चीज़ें मतलब मिल रही हैं, किस प्राइस पे मिल रही हैं, कितना खरीदना चाहिए, कितना कम खरीदना चाहिए, पैसे भी खर्च करना चाहिए कि पैसे सेव करना चाहिए, ठीक है। तो ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, आई मीन सोशल एनिमल सही है, ठीक है। तो इकोनॉमिक मैन की जगह पे उन्होंने क्या किया, ह्यूमन इज अ सोशल मैन।
ठीक है। और एक और इसमें होता है कि इकोनॉमिक मैन ये भी होता है ना कि इकोनॉमिक मैन सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे फोकस करता है। वो ये देखता है कि हम मेरा पैसा कैसे मिले, कैसा मुझे और ज़्यादा मैं पैसा कमा सकूं। ठीक है, हमेशा वो क्या करेगा, सिर्फ सेटिस्फैक्शन को ही मैक्सिमम करने के लिए सोचेगा। हमेशा वो मतलब कॉस्ट को कम करने पे फोकस करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैन क्या होता है कि डिसीजन मतलब जो भी एक ह्यूमन होता है ना, वो डिसीजन जो लेता है ना वो सिर्फ मतलब सेल्फ इंटरेस्ट पे नहीं होता है। वो ये देखता है सोशल इन्फ्लुएंस में, रिलेशंस में, लोगों के साथ कैसे रिलेशंस हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो कि कोई फादर है और सन है, तो सन ने बोला बट सब पापा मुझे पैसा चाहिए, मुझे मुझे सामान खरीदना है, मुझे टॉय खरीदना है। उसे नहीं मनी, उसे कॉस्टली लग भी रहा है, लेकिन वो फिर भी क्या करेगा, खर्च करेगा, वो खरीदेगा वो। ठीक है, तो ये मतलब हो गया सोशल मैन से हमारा। ठीक है, अब अगर अगर आप इसमें एक और चीज प्रॉब्लम है, आप देखते हो कि ना बहुत लोग चैरिटी में पैसा भी डोनेट करते हैं। तो एक इकोनॉमिक मैन कभी नहीं देखेगा कि चैरिटी में डोनेट करने से उसे क्या फायदा हो रहा है, लेकिन एक सोशल मैन ये काम करेगा। तो ये आप समझ गए होंगे अब मोटा मोटी ये क्या होता है, इकोनॉमिक मैन और सोशल मैन। लेकिन फिर क्या हुआ, इन्हें इस डिसीजन को भी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। क्या क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, किन के द्वारा फेस करना पड़ा? तो इनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा लायनेल लायनेल रॉबिन्सन के द्वारा। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला देखो भाई, वेलफेयर डिफिनेशन ना इनकम्प्लीट है, वो प्रॉपर सब चीज़ें इसमें भी इंक्लूड नहीं है। तो देखो, तो क्यों किया, और उसको देखें। लायनेल रॉबिन्स criticized the welfare definition of economics proposed by Alfred Marshall and others as incomplete. The welfare definition focused on how economic could improve human well-being and happiness by using resources effectively. However, Robinson argued that this definition was too narrow because it only considered economic activities that directly contributed to human welfare and excluded many other economic activity. For example, it didn't account for how scarce resources are allocated among competing uses, विच इज ए सेंट्रल कंसर्न इन इकोनॉमिक्स। अब इस डिफिनेशन में क्या चीज़ छूट के रह गया कि इन्होंने रिसोर्स को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को ह्यूमन वेलफेयर तक ही सीमित रखा था। लेकिन मेन हमारा हमने क्या पढ़ा था कि जो लिमिटेड रिसोर्स हैं उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे हम उसको हम ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे, ये पार्ट उसमें छूट गया था। और इसी बेसिस पे उन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज किया किसको, वेलफेयर डिफिनेशन को। अब रॉबिन्सन का खुद का क्या कहना था, उनका खुद का कहना था इकोनॉमिक्स मस्ट बी न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। ठीक है, तो अब इकोनॉमिक्स होता है एंड्स और स्कैर्स। तो एंड्स क्या हो गया, एंड्स जो वांट्स हो गए तुम्हारे, और स्कैर्स किसे कहते हैं, रिसोर्सेज को। तो उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स को न्यूट्रल होना चाहिए। रॉबिन emphasized that economics should be neutral between ends, meaning it should not judge or prescribe what people's goal or objectives should be. Instead, economics should focus on studying how resources are allocated to achieve various ends regardless of what those ends are. तो हमें इस बात पे जजमेंटल नहीं करना चाहिए कि लोगों की वांट्स कैसी हैं। जैसे कोई अगर सिगरेट पी रहा है या कोई अगर सब्जी खरीद रहा है, तो हमें जज नहीं करना चाहिए वो खराब कर रहा है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सही है, तो हमें एक बिना बायसनेस होके करना चाहिए। In other words, economists should analyze how people make choices and use of resources to meet their needs and wants without making value judgment. तो कहीं ना कहीं जो वेलफेयर डिफिनेशन में ना ये जजमेंट आ रहा था कि आप इस काम को नहीं कर रहे हो, आप उस काम को कर रहे हो। तो उन्होंने इस बायसनेस को ख़त्म करने के लिए रॉबिन्सन ने फिर अपना डिफिनेशन दिया। ठीक है, अबाउट वेदर दोज नीड्स एंड वांट्स आर गुड और बैड, दिस पर्सपेक्टिव अलाउज इकोनॉमिक्स टू रिमेन इन ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक डिसिप्लिन। अब और तीसरा इसमें क्या हुआ, मार्शल निगलेक्टेड सम मटेरियल गुड्स विच डू नॉट प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर। तो मैंने क्या बोला कि अब जैसे उन्होंने वेलफेयर पे फोकस किया, लेकिन अब एक बात बताओ, कोई अगर सिगरेट या अल्कोहलिक प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है तो क्या उससे वेलफेयर हो रहा है? नहीं। तो ये मार्शल ऐसे चीज़ों को इग्नोर कर दिए थे, और इसी बेसिस पे रॉबिन्सन ने उन्हें क्रिटिसाइज किया कि भाई तुम इकोनॉमिस्ट हो तो तुम कैसे ये जजमेंट कर सकते हो, वैल्यू जजमेंट दे सकते हो। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स एक ब्रांच होता है जो वैल्यू जजमेंट देता है। ठीक है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, तो वो हम आगे डिटेल में देखेंगे इसको। बट दीज गुड्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस, एक्सचेंज एंड कंज्यूम। तो लेकिन वो भी सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमिक्स के अंदर ही आते हैं, तो हमें इस तरीके से बायस्ड होकर काम नहीं करना चाहिए। क्लियर? अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, खुद का अपना डिफिनेशन दिया, जिसे हम बोलते हैं स्कैरसिटी
डिफिनेशन। तो स्कैर्सिटी डिफिनेशन किसने दिया? लायोनेल रॉबिन्स ने दिया। क्यों दिया ये आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा, क्योंकि वो क्रिटिसाइज वो जो इससे पहले के इकोनॉमिक्स थे वो उनके उस डिफिनेशन से एग्री तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसमें क्या था, बिजनेस था, वहाँ वैल्यू जजमेंट हमें देखने को मिल रहा था। तो उन्होंने अपना खुद का डिफिनेशन दिया। तो उन्होंने क्या दिया डिफिनेशन? उन्होंने ये दिया, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन इंड एंड स्क्वायर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब जिन बच्चों को नहीं पता सर इंड क्या है, स्क्वायर्स क्या है, तो लिख लो। इंड हम कहते हैं रिसोर्सेज को, सॉरी इंड हम कहते हैं वांट्स को, और स्क्वायर्स हम कहते हैं रिसोर्सेज को, विच हैव अल्टरनेटिव यूजेज। तो भाई लोगों की वांट है, उस वांट को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज यूज करेंगे और उस रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये सिंपल सा डिफिनेशन दिया। अब इस डिफिनेशन की मेन पॉइंट्स क्या थे? तो इस डिफिनेशन के मेन पॉइंट्स थे कि भाई वांट्स अनलिमिटेड है, जो डिफिनेशन हम पॉपुलरली पढ़ते हैं कि ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड बट रिसोर्सेज आर ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड हैविंग अल्टरनेटिव यूजेज। तो फिर इससे हमें प्रॉब्लम क्या देखने को मिलता है? चॉइस। जैसे आप मार्केट जाते हो ना, आप बोलते हैं ना कि पापा बोलते हैं बेटा कोई एक ड्रेस ले लो, आपको चूज करना पड़ता है आउट ऑफ द वेरियस ऑप्शंस दैट यू हैव। आप उसमें से क्या करते हो? चूज करते हो। क्यों? क्योंकि आप जो रिसोर्स हैं, जो मनी है, वो तो लिमिटेड है, और उस मनी के आपको और भी तो काम करने हैं हमें ना, उसके अल्टरनेटिव यूजेस भी तो है ना। अल्टरनेटिव यूजेस मतलब कई सारे यूजेस। तो ये तो उसमें हमें देखने को मिला किस डिफिनेशन में? रॉबिन्सन के डिफिनेशन में। इस डिफिनेशन का मेरिट क्या था कि इन्होंने इकोनॉमिक्स को कैसा बनाया? एनालिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया। जैसे इससे पहले के डिफिनेशन में हमने क्या देखा था, उन्होंने बोला था वेलफेयर डिफिनेशन में कि इकोनॉमिक्स तो एक जस्ट नॉर्मल साइंस है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला? इकोनॉमिक्स इज अ एनालिटिकल साइंस, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करना है, रिसर्च करना है, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स, कैलकुलेशंस, काफ़ी कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फिर इकोनॉमिक्स टर्न्स इनटू यूनिवर्सल साइंस। फिर उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स क्या यूनिवर्सल साइंस भी है। अब जैसे देखो प्राइस कम रहेगा तो डिमांड ज़्यादा होगा, ये तो यूनिवर्सल कंसेप्ट है ना। हाउएवर एक्सेप्शन है, और इसीलिए हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स इज नॉट अ प्योर साइंस, बट कई जगह पे इनकी चीज़ें यूनिवर्सली एप्लीकेबल होती हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्सन इट इज़ अ पॉजिटिव साइंस। तो इन्होंने क्या बोला? इकोनॉमिक्स क्या है? पॉजिटिव साइंस है। तो हमने पढ़ा था कि एक नॉर्मेटिव साइंस होता है और एक पॉजिटिव साइंस होता है, एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है? वैल्यू जजमेंट देता है, और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वैल्यू जजमेंट नहीं देता है। तो ये बात किसने बताया था? रॉबिन्सन ने बताया। और इकोनॉमिक्स क्या होता है? हमेशा न्यूट्रल होता है, ये कोई वैल्यू जजमेंट नहीं देगा, कोई ओपिनियन नहीं देगा, ये जज नहीं करेगा ये अच्छा है या बुरा है। क्लियर? अब फिर इसमें भी क्या हुआ? इसमें भी बहुत सारे हमें क्या देखने को मिले? क्रिटिसिज्म देखने को मिले। क्या कि भाई कैसे यूनिवर्सल साइंस है, इसका तो एक्सेप्शंस है। जिन बच्चों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है उन्होंने देखा है सर हर चैप्टर में एक्सेप्शन देखने को मिलता है, और इकोनॉमिक्स की कंसेप्ट तो हमेशा यूनिवर्सली एप्लीकेबल है भी नहीं है, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल टू डेवलप्ड कंट्रीज, ये डेवलप कंट्रीज में एप्लीकेबल नहीं है। नॉट एप्लीकेबल टू कम्युनिस्ट और डिक्टेटर कंट्रीज, वहाँ पे रिसोर्स का फेयर एलोकेशन तो होता ही नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, ठीक है। उन्होंने इकोनॉमिक्स ने क्या कहा कि सर ये तो पुराना कंसेप्ट ही बेच रहे हैं। इन्होंने इकोनॉमिक्स के डायनामिक एस्पेक्ट को भी इग्नोर किया। क्लियर? तो इस बेसिस पे इनके क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिले। तो फिर इसके बाद हमारा जो अगला डिफिनेशन आया वो आया ग्रोथ डिफिनेशन। ग्रोथ डिफिनेशन को मेनली हम किसको नाम देते हैं? सैमुअल्सन को। लेकिन अगेन ये कीन्स और सैमुअल्सन ने मिलकर स्टडी किया था, स्टडी किया था। तो दोनों ने उस पर इस बुक मतलब इस डिफिनेशन पे काम किया था, दोनों के अपने अपने कंसेप्ट आए थे। इकोनॉमिक्स इज द, और किस बुक में दिया था? ये बुक का नाम याद रखना, इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस। तो ये मेन बुक था जिसपे इकोनॉमिक्स में एक नया डिफिनेशन देखने को मिला। क्या डिफिनेशन है उसको देखते हैं। तो डिफिनेशन है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विथ और विदाउट यूज ऑफ मनी। अब देखो विथ और विदाउट यूज ऑफ मनी, तो कहने का वेल्थ वाला पार्ट को इन्होंने भी साइड रखा है कि कैसे एक मेन मतलब आप समझो सारे लोगों को बोला जा रहा है, और समाज चूज करता है कि हम कैसे पैसे के बिना या पैसे के साथ किसको एम्प्लॉय करें, हम अपने प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को किसी काम पे लगाएं जिनका क्या होता? अल्टरनेटिव यूजेस होता। किस लिए? जिससे हम वेरियस कम्युनिटीज को प्रोड्यूस करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस चीज़ के लिए? कंजम्पशन के लिए, नाउ या तो प्रेजेंट में या तो फ्यूचर में, एमंग द वेरियस पर्सन्स एंड ग्रुप इन द सोसाइटी। तो अब वो पैसे लेके करेगा कि पैसे लेके नहीं करेगा, या वो प्रेजेंट यूज के लिए करेगा या फ्यूचर के लिए करेगा, ठीक है। अब इसमें हमें क्या देखने को मिलता है
इसमें हमें ये देखने को मिलता है कॉस्ट एंड बेनिफिट, कि हम रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की बात को बोला जा रहा है। क्लियर? मेन पॉइंट्स, like the scarcity definition, it also accepts the limited wants and limited resources which have alternative uses। तो यहाँ पे इस बात को इसने भी एक्सेप्ट हो रहा है यहाँ पे भी। According to Samuelson, the problem of scarcity of resources not only confined to present but also the future। तो यहाँ पे उनका क्या कि रिसोर्सेज का प्रॉब्लम तो ये मत देखो किसी पास प्रेजेंट में ही रिसोर्सेज स्कैर्स हैं, वो तो फ्यूचर में तो और स्कैर्स हो जाएंगे ना। तो इसलिए हमने क्या किया, हमें ये टाइम एलिमेंट, उन्होंने क्या किया, प्रेजेंट फ्यूचर सबको देखो, तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गए, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को हम सोचते हैं। ही ऑल्सो अडॉप्टेड अ डायनेमिक अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कंसिडरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ हैज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक्स में डायनेमिक कंसेप्ट को रखना। डायनेमिक मतलब टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से कंसेप्ट्स में हम चेंजेस हमें करने पड़ सकते हैं। रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के मतलब रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के ऊपर में हमें इकोनॉमिक्स में चीज़ों को मॉडिफाई करना पड़ सकता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, मार्शल्स के वेलफेयर डिफिनेशन और स्कैर्सिटी डिफिनेशन को इंक्लूड करके अपना डिफिनेशन दिया।